वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था धीरेन्द्र। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था और उनको अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय करिए ना। सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको जरूर बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो केवल एक ही सहारा है, बांके बिहारी जी। आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। इतना कह बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आया और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी, अब आप बांके बिहारी जी के दरबार में खड़े हैं। आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और सारे दुख भी। ठीक है संत जी। संत ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। कुछ समय बाद सेठ जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वो वृंदावन नहीं आ सके। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। एक बार एक जानकार उनका वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जब उन्होंने जाना तो सेठ जी ने उस आदमी से कहा, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हो। मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ बोलिए ना। ऐसा करो कि कुछ पैसे ले लो। सेठ ने उसे 750 रुपए दिए और कहा, ये धन तुम बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपके इन पैसों से बांके बिहारी को वस्त्र धारण करवा दूंगा। पैसे लेकर वो आदमी जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब काम में पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। लेकिन बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी से बिहारी जी ने कहा, मेरे भक्त, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपए ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गया और उसको सारी बात बताई। ये सब जानकर वो आदमी भी आश्चर्यचकित रह गया। ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने तो किसी को बताई भी नहीं। बिहारी जी आपके पास आकर मेरे पैसे देने को बोले। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये लो भाई, तुम्हारे 249 रुपए और अब मैं इस कर्जे से मुक्त हुआ। बिहारी जी कल मेरे पास आए थे, वो ही मुझे ये सब बता कर गए थे। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी। इस कलयुग में हमारे बिहारी जी का किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। सबको सब कुछ मिलता चला जाता है। एक नगर में रिंकू खरगोश और भल्लू भालू रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रिंकू को जंगल में जाने का काम पड़ता था। वहाँ पर एक चालाक और बदमाश पिग्गी रहता था। वो खरगोशों को लेकर शेरा को बेच देता था। पिग्गी जंगल में मिलने वाले खरगोशों को रास्ता भटका देता था और फिर उन्हें पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन भल्लू और रिंकू जंगल में गए। भल्लू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रिंकू आगे चला गया। पिग्गी उसको छुप कर देखता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शिकार है। और पिग्गी रिंकू के पास जाता है। अरे खरगोश भाई, कहाँ घूम रहे हो? मैं तो किसी काम से आया हूँ। आप कौन हैं? मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं यहाँ पर सबकी मदद करता हूँ, खास कर खरगोशों की। लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पिग्गी को गुस्सा आता है, लेकिन वो हंसने का दिखावा करता है। सोच लो खरगोश, कहीं लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन भल्लू वहाँ आ जाता है। उसे देखकर पिग्गी चुप हो जाता है। क्या हुआ?
आप परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्त को। नहीं नहीं जी, मैं पास में ही हूँ, अगर मदद लगे तो बुलाना। दोनों दोस्त वापस नगर आ जाते हैं, लेकिन भल्लू को पिग्गी की बात खटक रही थी। रिंकू, वो पिग्गी बदमाश है, तुम्हें उससे जान का खतरा हो सकता है। मुझे भी गलत आदमी लग रहा था, लेकिन मुझे तो जंगल जाना ही पड़ता है। इस बार तो तुम थे, अगली बार क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। भल्लू रिंकू को एक अलार्म घंटी देता है। रिंकू उस अलार्म घंटी को अपने गले में पहन लेता है और थोड़े दिनों बाद वो फिर से जंगल जाता है और थोड़ी ही दूर में उसे पिग्गी मिलता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुम्हारा बड़ा भालू दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाए। किसने कहा कि मेरा दोस्त मेरे पास नहीं है? पिग्गी रिंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिंकू अलार्म घंटी का बटन दबा देता है। भल्लू के पास अलार्म घंटी की तेज आवाज पहुंचती है। फिर भल्लू तुरंत ही रिंकू के पास पहुंच जाता है। पिग्गी भल्लू को देखकर डर जाता है और भल्लू गुस्से में पिग्गी की पिटाई कर देता है। भल्लू और रिंकू की सूझबूझ से अब पिग्गी पकड़ा जाता है और जंगल के रास्ते जाने वाली सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह से भल्लू और रिंकू की बड़ी मुसीबत में भी बड़ी समझदारी काम आई। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है, कहाँ से करवाई हो? ऐसे पिंकी कहती है। हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ऐसे लड़का कहता है। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको
बहुत बधाई हरी और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरे सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे ये कार कैसी खराब हो गई? मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को इतने कम रुपये? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है। एक गांव की नदी के किनारे जाबाज रहता था। जाबाज का बेटा बबलू और बहू बबली की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनकी बेटी पीलू को जाबाज बहुत प्यार से पालता पोसता था। जाबाज नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता था, उन्हें बाजार में बेचता था और उन पैसों से वो पीलू की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चलाता था। पीलू अब बड़ी हो गई तो जाबाज उसे बोला, पीलू, तू अब बड़ी हो गई है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुझे मछलियाँ पकड़ना सिखा देता हूँ। पता नहीं कब तक मैं इस दुनिया में हूँ। कम से कम तुझे तेरे पैरों में तो खड़ा कर दूँ, उसके बाद तेरी शादी करवा दूँ, बस। दादाजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर कुछ न कुछ काम कर ही लूंगी। लेकिन जल्दी ही जाबाज की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर में पड़ जाता है। मैं मछली पकड़ने का काम करूंगी दादाजी। बेटी, मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन पीलू फिर भी मछली पकड़ने के लिए नदी में जाती है, मगर उस दिन उसे मछली नहीं मिलती है। पीलू इसके बाद मजदूरी का काम करने का कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है। किसी दुकान में सेल्स गर्ल का काम करने के लिए ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? दादाजी, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए ना, लगता है वही मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। फिर जाबाज पीलू को नदी के किनारे लेकर जाता है। देखो पीलू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। अब तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू वो काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं हो। ये एक खानदानी राज है जिसकी मदद से हम मछलियाँ पकड़ते हैं। ऐसा क्या राज है दादाजी? मछली पकड़ने के लिए मैं नूडल्स का इस्तेमाल करता हूँ। फिर जाबाज पीलू को नूडल से मछली पकड़ना सिखाता है। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पीलू मछली पकड़ने लगती है। इसके बाद पीलू खुद से मछली पकड़ने आ जाया करती थी। दादाजी देखिए, मैं ये पैसे कमा के लाई हूँ आज की मछली पकड़ने से। वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया बात है।
फिर पीलू की शादी जाबाज अपने दोस्त के पोते से करवा देता है और पीलू और उसका पति मछलियों का बड़ा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। अब पीलू अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। गोवापुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी हनुमान जी के भक्ति करते थे। पीलू हर दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाती थी और बबलू उन्हीं के नाम का दिन भर जाप करता रहता था। पीलू, मेरा सपना है कि हम लोग भी कभी हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाए। जी, आपके ख्याल तो बहुत अच्छे हैं। जय हनुमान जी की। जब मर्जी होगी तब वो हमारे से ऐसा इंतजाम करा देंगे। हमें तो बस उनका नाम जपते रहना है जिससे ऐसा दिन जल्दी आए। बबलू लकड़ी के फर्नीचर बनाता था और छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम भी करता था। पीलू घर संभालती थी। एक दिन, बबलू, तुम बहुत मजबूत फर्नीचर बनाते हो जो देखने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन सुना है तुम्हारी कमाई ज्यादा नहीं होती है, तो क्या सोचे हो आगे के लिए? हरिया भाई, कमाई करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कोई भी अकेला काम करेगा तो उसकी कमाई कम ही होगी। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं ना। हाँ, आखिर अमीर लोग ही फैक्ट्री का सपना देख सकते हैं। हम गरीब लोगों के पास हमारे और परिवार के अलावा कोई नहीं होता है। तो कड़क सेठ कहते हैं, बबलू, मेरा ऑर्डर पूरा कर दिया क्या? जी कड़क सेठ जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दिया हूँ। ये लीजिए आपके फर्नीचर। ठीक है, बिल भिजवा देना और इसके पैसे अगले महीने ले लेना। लेकिन सेठ जी, आपने तो मुझे एडवांस भी नहीं दिए हैं। ऐसे कैसे मैं इतने दिन बिना पेमेंट के रुक सकता हूँ? अरे मैं कोई भाग नहीं जा रहा हूँ, सेठ हूँ, दे दूंगा पैसे। रात में बबलू घर आता है। बबलू जी, क्या हुआ? आज आप उदास लग रहे हैं। आज कड़क सेठ से पैसे मिलने वाले थे पीलू, लेकिन उसमें पेमेंट नहीं किया। अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ से मुनाफा होगा, क्योंकि ग्राहक लोग टाइम पर पेमेंट ही नहीं देते हैं। उनके घर के लिए फर्नीचर बनाता हूँ, अपने घर के लिए नहीं। हनुमान जी के लिए सेवा करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, हनुमान जी सब देख रहे हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। पीलू, तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मुश्किल है। हनुमान जी की बहुत दया है हम पर। चलो उनकी शाम की आरती करते हैं। जय हनुमान जी। एक दिन कड़क सेठ के घर जब बबलू पैसे लेने के लिए पहुंचता है, वहाँ उसे कालू मिलता है। बबलू, अभी तुम्हारा पेमेंट नहीं हो पाएगा। कड़क सेठ 5 महीनों के लिए बाहर गए हैं, उसके बाद देखेंगे। ये सुनकर बबलू दुखी होकर वापस चला जाता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बताता है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों का पैसा लूट लूट कर ही अमीर होते हैं। जब तक इनकी तरफ हम उम्मीद से देखते रहेंगे, हमें धोखा ही होता है। हनुमान जी से प्रार्थना करके हम अपनी फर्नीचर की फैक्ट्री लगा लेते हैं। पीलू, फैक्ट्री बनाने में कितना खर्चा आता है पता है? मैं तो कहती हूँ सब छोड़कर हनुमान जी से ही हम पूछ लेते हैं, वो ही कोई रास्ता सुझाएंगे। हाँ, हमारे बस की नहीं है ये मुसीबत। अगली सुबह बबलू और पीलू हनुमान जी से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और उन्हीं की भक्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं। भक्त, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। हनुमान जी आपकी जय हो। जय हो हनुमान जी की। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप बहुत दयालु हैं। अब हम पर कृपा करिए प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए। मैं तुम्हें बांस से नाव बनाना सिखा सकता हूँ। तुम्हें लकड़ी का काम तो आता ही है। बांस की नाव तुम गरीबों को बेच सकोगे, साथ ही उस पर मोटर लगा दोगे तो बांस का मोटर नाव बन जाएगा। आपकी दया अपरंपार है हनुमान जी। हमारे मन में आपके भक्तों के लिए भंडारा करने की कामना है। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सब अच्छा होगा पीलू। फिर हनुमान जी बबलू को जंगल भेजकर बांस बनवा लेते हैं। बबलू बांस काट कर लाता है और हनुमान जी के कहे अनुसार उन बांस को आकार देने लगता है। फिर वो
और पीलू अलग अलग साइज के टुकड़ों को जोड़ते हैं और जल्द ही एक बांस का नाव तैयार कर लेते हैं। हनुमान जी, आपकी दया से ये बांस की नाव बनकर तैयार हो गई है। ये आपकी दया के कारण ही बन पाई है प्रभु। अब तुम लोग इसका व्यापार करो। जय श्री राम। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी ने जैसा कहा वैसा ही करते हैं। बांस की नाव को गरीबों को बेचते हैं और मोटर बांस की नाव बनाकर भी बेचते हैं। सही कह रही हो पीलू, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। बबलू की बांस के नाव को देखने के लिए पूरे जंगल के लोग आते हैं। वाह वाह, ऐसा बांस की नाव तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू तुम बहुत ही होनहार निकले। ऐसा करो, मेरा ऑर्डर लिख लो, मैं तो इन्हें एक्सपोर्ट करूँगा। वाह, बांस की नाव, कोई इसे बना भी सकता है? ये मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे 3 बांस की नाव बनाकर देना बबलू। सब हनुमान जी की कृपा है। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी बांस की नाव तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। चलिए अब हम हनुमान जी का गरीबों के लिए भंडारा करते हैं। जय हनुमान जी। हाँ पीलू, अब देरी नहीं करते। जय हनुमान जी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं और दोनों हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।